गुजरात एटीएस ने आतंक के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी कार्रवाई में एक ऐसे संदिग्ध मॉड्यूल की परतें खोली हैं जिसकी पहुंच सोशल मीडिया, कट्टरपंथी नेटवर्क और कथित आईडी तैयारियों तक बताई जा रही है। पहले 8 और अब 5 नई गिरफ्तारियों के साथ कुल 13 आरोपी एटीएस की गिरफ्त में हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि आरोपी प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की विचारधारा से प्रभावित होकर गुजरात में नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। अब सवाल इस पे यह है कि सिर्फ गिरफ्तारियों का नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने का है। रिपोर्ट देखिए। आतंक के विरुद्ध गुजरात एटीएस का मेगा ऑपरेशन। सोशल मीडिया से आईईडी तक साजिश का नेटवर्क। गुजरात एटीएस का मिशन, आतंक की जड़ पर प्रहार। आतंक के खिलाफ गुजरात एटीएस की एक कार्रवाई सिर्फ कुछ गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसे कथित नेटवर्क की कहानी है जो चुपचाप अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। सोशल मीडिया पर संपर्क, कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार, विस्फोटक बनाने की कथित तैयारी और युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश। जांच एजेंसी के मुताबिक इन सभी कड़ियों ने मिलकर एक खतरनाक मॉड्यूल की तस्वीर सामने रखी है। पहले 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ से मिले सुरागों ने जांच को नई दिशा दी और अब 5 और संदिग्धों की गिरफ्तारी के साथ पूरा मामला और गंभीर हो गया है। एटीएस की जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी साल 2023 से कथित तौर पर आईडी बनाने के तरीके सीख रहे थे। एजेंसी के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए वे एक दूसरे से जुड़े थे और जिहादी साहित्य, मसूद अजहर के भाषण और कट्टरपंथी सामग्री साझा करते थे। जांच में यह भी दावा किया गया है कि विस्फोटक बनाने के लिए जरूरी सामान ऑनलाइन और स्थानीय बाजारों से खरीदा गया। आरोप है कि इसके लिए किसी बड़े फंडिंग नेटवर्क पर निर्भर रहने के बजाय आरोपी अपनी ही बचत का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि किसी को भी उन पर शक न हो। इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू सिद्धपुर के खड़ियासन गांव से सामने आया। एटीएस के मुताबिक गिरफ्तार मोहम्मद अयूब कड़ीवाला अपने घर की छत और गांव के सुनसान इलाके में कथित तौर पर आईडी और विस्फोटकों के परीक्षण करता था। आरोप है कि टाइमर वॉच की मदद से इन परीक्षणों को अंजाम दिया जाता था ताकि किसी को भनक भी न लगे। अब फॉरेंसिक और तकनीकी टीमें हर उस जगह की जांच कर रही हैं जहां कथित तौर पर विस्फोटक परीक्षण किए गए। 5 आतंकवादी और मिले थे। ये देख सकते हो मेरे सामने, ये जो मदरसा है ये खड़ियासन गांव की मदरसा है। जो 5 आतंकवादी मिले थे उसमें से एक जो आतंकवादी है वो आतंकवादी इस मदरसा में पढ़ता था जिसका नाम मोहम्मद अयूब कड़ीवाला है, जिसकी उम्र 22 साल की है। और ये जो पूरा इलाका है वो इलाका बड़ी मदरसा के पीछे आने वाला ये इलाका है जहाँ पे एटीएस ने ये कहा है कि जो आतंकवादी मोहम्मद अयूब कड़ीवाला है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो खेत खलियान वाली जगह होती थी वहाँ पे जाके वो टाइमर बॉम्ब का चेक किया करता था। जांच एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से जैश-ए-मोहम्मद का झंडा, जिहादी साहित्य, मसूद अजहर को लिखा गया पत्र, विस्फोटक बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान और करीब 1,30,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। एटीएस का दावा है कि कई आरोपी युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित करने की कोशिश कर रहे थे। एजेंसी अब इस बात की तह तक पहुंचना चाहती है कि क्या ये सिर्फ वैचारिक नेटवर्क था या गुजरात में भी किसी बड़ी आतंकी साजिश की तैयारी की जा रही थी। इन लोग जो है ना देश के विरोध में ये काम कर रहे थे और ये किसी को पता नहीं था। यहाँ पर मदरसे में जब मैं उनसे मिला तब जाकर के पता चला कि जो है ना मामला तो अभी जो है ना हम लोग के पास में भी इतना है कि आए तब जा कर के हमने जाना
कि ये मामला अपने यहाँ पर जो है ना इस संस्था के अंदर में से ये बना, और जो पढ़ाने वाला जो शिक्षक यानी मौलवी, जो इसके अंदर में एक मौलवी भी है। जांच के दौरान एक और अहम कड़ी अहमदाबाद के कठवाड़ा इलाके से जुड़ी। गिरफ्तार आरोपी बिलाल शेरा पिछले 1.25 साल से एक पीजी में रह रहा था। होटल मालिक के मुताबिक वो रोज नौकरी पर जाने की बात कहकर निकलता था, लेकिन छुट्टी के दिन घंटों लैपटॉप पर बैठकर काम करता था। को गिरफ्तार करने में गुजरात एटीएस को सफलता मिली है। गुजरात एटीएस ने सिद्धपुर के आसपास से गांव से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें से जो एक आरोपी है बिलाल आबिद शेरा, वो अहमदाबाद के कटवाड़ा की एक होटल में रहता था। होटल दिव्या पैलेस में वो रहता था। रूम नंबर 212 में उसके जो एक मित्र था उसके साथ में यहाँ पे रहता था। पहले वो यही होटल में 215 नंबर की रूम में रहता था, बाद में यहाँ पे 212 में शिफ्ट हुआ था। जो होटल के मालिक है उनका कहना है कि बिलाल जो सुबह में चला जाता था और एक जो प्राइवेट कंपनी में काम करता था वो ऐसा बोल रहा था। बाहर से उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य दिखाई देती थी, लेकिन एटीएस अब उसके डिजिटल रिकॉर्ड, संपर्कों और कथित नेटवर्क की बारीकी से जांच कर रही है। एजेंसी मानती है कि सामान्य जीवन की आड़ में ये नेटवर्क लगातार एक्टिव था। तो सलमान का खेल एक इसका ठीक 2 साल से 2 लोगों के साथ रहता था, ठीक है, साल भर से रह रहा है। ये साधारण हमारे यहाँ पर साधारण की तरह रहता था, सुबह जाता शाम को आता, और तो छुट्टी के दिन पर रूम में पड़ा रहता था, लैपटॉप में अपना काम करता, नमाज वमाज पढ़ता, वो करता। उसके बाद उसकी कोई एक्टिविटी हमने नहीं पाई गई। 5 नई गिरफ्तारियों के बाद अब इस मामले में कुल 13 आरोपी एटीएस की गिरफ्त में हैं और सभी को अदालत से 8 दिन की पुलिस रिमांड मिल चुकी है। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दान चोरी की जांच की स्टेटस रिपोर्ट एसआईटी कल सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग भी की है। रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। दोनों ने चिट्ठी में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चढ़ावा चोरी की जांच कराने की मांग की है। साथ ही अब तक मिले चंदे और वित्तीय लेन देन को सार्वजनिक करने की भी मांग की है। एसपी नेता एसटी हसन ने सरकार पर निशाना साधा है। एसआईटी रिपोर्ट को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। ये एसआईटी ने तो अपनी रिपोर्ट बनाई ली है, तो दाखिल क्यों नहीं कर रहे? इससे ये शुबा होता है कि एसआईटी ने जो रिपोर्ट बनाई है वो भी कहीं ना कहीं टेम्पर्ड है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है तो टाइम क्यों ले रहे हैं? जो बनी हुई रिपोर्ट है वही दे दें। 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होनी है, जिसमें ट्रस्ट के खाली पदों को भरने पर चर्चा होगी। महंत दिनेंद्र दास का कहना है कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पहले से बेहतर की गई है। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। उस मीटिंग में जो रामलला कहाँ चोरी है वो सब बातचीत होगा और 3-4 सदस्य कमी है उनकी व्यवस्था की जाएगी और रामलला के यहाँ पूजा पाठ सही चल रहा है, दर्शन करने के लिए भी कोई कमी नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। रामशंकर यादव, टिन्नू और मनीष यादव से पूछताछ में खुलासा। टिन्नू यादव के पास अनाधिकृत तौर पर दान पात्र की चाबियां रहती थी। ट्रस्ट के एक बड़े सदस्य ने टिन्नू को चाबियां सौंपी थी। टिन्नू यादव बगैर रोक-टोक के मंदिर परिसर में आता जाता था। दान काउंटिंग सेंटर पर भी टिन्नू बेधड़क होकर आता जाता था। टिन्नू ने भतीजे मनीष यादव की भी काउंटिंग में ड्यूटी लगाई थी। मनीष यादव के पास से करीब 2 लाख रुपए मिले थे। टिन्नू ने पत्नी के नाम पर कंस्ट्रक्शन कंपनी भी खोली थी। टिन्नू ने अपने बेटे को पीडब्ल्यूडी में नौकरी भी दिलवाई। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए 2500 से ज्यादा आवेदन आए हैं। 3 सदस्यीय चयन कमेटी सभी आवेदनों की जांच कर
3 नामों को शॉर्टलिस्ट करेगी और ट्रस्ट को सौंपेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। ऋषमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच में ये सुनवाई होगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं। सबको एक साथ शामिल करते हुए कल ये सुनवाई होगी। माना जा रहा है स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कुछ निर्देश दिए जा सकते हैं। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ।